हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर केमिस्ट्री के ही इसमें रबर के बारे में, मतलब रबर का वल्कनाइजेशन जो है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। नेचुरल रबर जो होता है इट इज़ इलास्टिक, यू कैन से इलास्टिक नेचर है, और नेचुरल रबर के कुछ जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए एक प्रोसीजर हम कैरी आउट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में ये होता है कि रबर जो है, नेचुरल रबर में हम क्रॉस लिंक्स इंट्रोड्यूस करते हैं सल्फ़र के। सो ये प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। वल्कनाइजेशन जो होता है, वल्कनाइजेशन से नेचुरल रबर के टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होते हैं, रादर और भी कुछ ऐसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है कि जो इम्प्रूव होते हैं, सो दैट नेचुरल रबर हम यूज़ में डिफरेंट पर्पस के लिए ले सकते हैं। और वल्कनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो किसने वहाँ पे ये किए थे, चार्ल्स गुडईयर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। वहाँ पे गुडईयर टायर पे लिखा हुआ रहता है, देखो तो चार्ल्स गुडईयर उनके ही ओनर में वहाँ पे वो लिखा जाता है। सो ये हम वल्कनाइजेशन क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, ये हम आज शॉर्ट में देखने वाले। उस पर क्वेश्चन आए ना आए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो वल्कनाइजेशन जो है ये कैरी आउट हम करते हैं जहाँ पे रॉ रबर लिया जाता है अलॉन्ग विद द सल्फ़र पाउडर। रॉ रबर होगा, सल्फ़र पाउडर है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और वहाँ पे ZBX करके एक वहाँ पे एक्सेलरेटर यूज़ होता है, जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट करके एक एक्सेलरेटर वहाँ पे यूज़ होता है। एंड हेंस ये प्रोसीजर को एनहांस करने के लिए ये एक्सेलरेटर, यू कैन कॉल इट लाइक अ कैटलिस्ट की तरह वहाँ पे वो ट्रीट होता है। सल्फ़र की क्वांटिटी जितनी हम डालते हैं उस पे रबर की हार्डनेस डिपेंड करती है। रबर की हार्डनेस जो है वो बढ़ती जाती है जैसे ही आप सल्फ़र की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे। यहाँ पे अगर मैंने कहा कि 40 to 45% या 50% तक वहाँ पे सल्फ़र आपने डाल दिया है, रॉ रबर में सल्फ़र पाउडर डाल दिए हैं, तो वहाँ पे एक मटेरियल फॉर्म होता है, इट इज़ कॉल्ड एज एबोनाइट। एबोनाइट करके वो मटेरियल वहाँ पे फॉर्म हो सकता है अगर परसेंटेज आपने सल्फ़र का वहाँ पे ज़्यादा रखा तो ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है कि मोस्ट प्रोबेबल 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपके सल्फ़र के तीन जो एटम्स है वो क्रॉस लिंकिंग में कैसे यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, यहाँ भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ भी अटैच हो रहे हैं। तो ये प्रोबेबल स्ट्रक्चर है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा ऐसे हम बता नहीं सकते, बट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है कि वल्कनाइज रबर जो है वो क्रॉस लिंक्स दिखाता है सल्फ़र की। बहुत ही सिंपल है। आइसोप्रीन के जो यूनिट्स होते हैं वो आइसोप्रीन, मतलब वो आइसोप्रीन में से डबल बॉन्ड जो है वो आपको हटा देना है, और उस जगह पे कार्बन जो है वहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सल्फ़र का लिंकिंग आपको दिखाना है। वन और मोर सल्फ़र it can be introduced in a cross-link way in a natural rubber. So that is the process we can call it as a vulcanization. उसे vulcanization वहाँ पे कहा जाएगा। नेचुरल रबर ट्री जो है वहाँ पे हिविया ट्री उसे कहा जाता है, उसका ही वो लैटेक्स वहाँ पे लेते हैं। लैटेक्स वो एक तरीके का इमल्शन जैसे होता है, इट इज़ लाइक अ मिल्की लैटेक्स वहाँ पे वो होता है। सो एक पेज नंबर 328 पे डू यू नो करके एक वहाँ पे दिया हुआ है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। वो जब लैटेक्स वहाँ पे निकालते हैं तो लैटेक्स में वहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो वहाँ पे डाला जाता है। सो एसिटिक एसिड जो होता है वो रबर ट्री के लैटेक्स में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, लगभग वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाई अमाउंट में लाइक 35% इतने हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स को कोएगुलेट करने का काम कौन करता है, एसिटिक एसिड करता है। इसलिए वहाँ पे एज अ कोएगुलेंट मटेरियल एसिटिक एसिड लैटेक्स में वहाँ पे डाल दिया जाता है, एंड देन इट इज़ मूव्ड फॉर द फर्दर प्रोसेस, ठीक है। सो ये हमने देखा है फर्स्ट पॉलीमर हमारा नेचुरल रबर।
नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, मोनोमर है आइसोप्रीन। उसमें क्या है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, साइंटिफिकली IUPAC से जो नेम है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो आगे देखा हमने कि नेचुरल रबर वहाँ पे इलास्टिक वगैरह होता है, कहाँ पे उसके यूजेस होते हैं, वहाँ पे सीस कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। मैंने आपको कहा था कि वो मुझे भेजो कि सीस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या होता है, देखना आपको पड़ेगा और आपको ही मुझे वो आंसर भेजना है कि ये जो भी पॉली आइसोप्रीन है या आइसोप्रीन है वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई देता है और वहाँ पे सीस कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी यू कैन से, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन मी। वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा नहीं, बट उस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी चलना चाहिए कि सीस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, ऐसा भी नहीं है कि नया आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा पॉलीमर है जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, जिसमें 2 टाइप्स आएंगे फिर, एंड वो टाइप्स को भी हम लोग क्या करेंगे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन जो है ये पॉलीमर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलीथीन में फिर यहाँ पे LDPE, HDPE उस तरीके से आता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट, लेट अस टॉक अबाउट इट एंड लेट अस रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ नाइस वे। पॉलीथीन ये जो पर्टिकुलर एक पॉलीमर है ये कोई नया नहीं है हमारे लिए, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस काफ़ी वाइड है इसके। सो देखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो काफ़ी सारे आने के चांसेस बन सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसे पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है। पॉलीथीन में मोनोमेरिक यूनिट कौन सा होगा? इथीन होगा या इथाइलिन आप बोल सकते हो। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, मतलब हीट देने के बाद सॉफ्ट होगा, कूल होने के बाद हार्ड हो सकता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ये है आपका पॉलीथीन, ठीक है। ये पॉलीथीन का पॉलीमर मतलब यहाँ पे बनाया है। पॉलीथीन जो होगा उसमें 2 टाइप्स रहेंगे, LDP और HDP, ये 2 टाइप्स है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। लो डेंसिटी है मतलब जो चेन्स हैं वो एक दूसरे में ब्रांचिंग में थोड़े से लूजली बाउंड है, ब्रांचिंग नहीं बोल सकते बट लूजली बाउंड है, इसलिए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम यहाँ पे देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के बारे में डिस्कस कर लेते। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो होते हैं you can say it is extremely flexible but at the same time it is tough, chemically inert यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ टेक्स्ट बुक से, एज इट इज़ आपको लिखने पड़ेंगे। केमिकली इनर्ट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा। यूजेस में पता है आपको, एग्रीकल्चर में जो भी पाइप्स लगते हैं या इरिगेशन पाइप्स जो है, डोमेस्टिक वाटर लाइंस जो है, इसमें LDP का यूज़ होता है। सबमरीन केबल इंसुलेशन, केबल जो होते हैं उसके इंसुलेशन मटेरियल में LDP का यूज़ होता है। वहाँ पे शीट से मेनली पैकेजिंग मटेरियल्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। स्क्वीज़ बॉटल्स जो हम यूज़ करते हैं, अट्रैक्टिव कंटेनर्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें LDP का वहाँ पे यूज़ हम करते हैं। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, पहले हम बात कर रहे थे LDP की। LDP की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट एट द सेम टाइम इट इज़ टफ एज वेल, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ अ मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस। यूजेस तो पढ़ के भी वहाँ पे आ सकते हैं, यूजेस मैंने भी बताए हैं, वही यूजेस टेक्स्ट बुक में मेंशन है तो पढ़ भी आप सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे हमने CH2 के यूनिट्स लिए हैं, N यूनिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं।
आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने देना वो भूल गए हैं, तो n वहाँ पे लिख लेना प्लीज़, क्योंकि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में n यूनिट जब तक यहाँ नहीं आते तब तक ये पॉलीमर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अब ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यू कैन से पेरोक्साइड है, एट 350-370 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्चुअल में बेसिकली ये देखा जाए तो इस कंडीशन की वजह से ये जो LDP है, LDP में आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म दिखाई देगी, बट ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होती है ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब आप बोलोगे कि मैडम गड़बड़ क्या, आपने तो पहले भी पढ़ाई है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। देखो, अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रेडिकल दिया है कि जो प्रोपोगेशन हम बोल सकते हैं कि इनिशिएशन स्टेप में वहाँ पे बन रहा है, ये रेडिकल बना यहाँ पे रेडिकल बनने के बाद होता क्या है, दिस पर्टिकुलर टर्मिनल कार्बन का ये जो रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, डॉट दिया है, मतलब रेडिकल का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है। ये जो डॉट है यहाँ पे, ये रेडिकल है। रेडिकल जो है वो टर्मिनल कार्बन जो है वो वहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन की वजह से क्या करता है कि टेम्परेचर कंडीशन की वजह से बीच वाले जो कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब निकाल लेता है, खींच लेता है, जिसे इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। सो आफ्टर इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, आप खुद देख सकते हो। ये हाइड्रोजन अगर इधर गया तो यहाँ पे H आ जाएगा, CH2 और H मतलब CH3 इसमें आपको मिलेगा। बट यहाँ पे कमी हो जाएगी ना, जो यहाँ पे दिखाई है, फिर यहाँ पे एक नया वाला रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये जनरेट जब होता है बेसिकली, तो ये है कि ये जनरेशन के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे अब टर्मिनेशन करना है। ये चेन ऐसे बढ़ती ही जाएगी, ये फिर से क्या करेगा, दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे। तो चेन को एब्स्ट्रैक्ट करना है R डॉट के साथ, मतलब दूसरे एक फ्री रेडिकल के साथ, ऐसे ही दूसरी चेन लेनी है। तो ये R जो है ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। फ्री रेडिकल मतलब होता क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे वो अटैच हो गया R करके, और यहाँ पे ये एक पॉलीमर तैयार हुआ। अब इसमें देखो, यहाँ पे पॉलीमर में क्या हुआ है कि इट इज़ लाइक अ ब्रांचिंग, ये जो R अटैच हुआ है ना, ये ब्रांचिंग की तरह वहाँ पे अटैच हुआ है। तो अटैचमेंट में दिखाई पड़ता है ये कि ऐसा एक ही नहीं होता है, बहुत से एक इसमें वहाँ पे आपको दिखाई देंगे यूनिट्स, ऐसे काफ़ी यूनिट्स एक के नीचे एक अरेंज होंगे। उसकी वजह से होगा क्या, आप खुद देखो कि ये ऐसी चेन है, ये एक यहाँ पे ऐसा ब्रांचिंग हो गया, तो दूसरी ऐसी चेन आने में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। हेंस हम बोल सकते हैं कि LDP लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या लो डेंसिटी पॉलीथीन इसे कहा जाता है। अब आप बोलो कि मैडम यहाँ भी तो वही हुआ है, बट टेम्परेचर कंडीशन एंड द कैटलिस्ट विच वी आर यूजिंग दे इन्फ्लुएंसेस द फिनोमिनन द मोस्ट, ठीक है। इसलिए ये बीच में ही हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन जब होता है ना, इसकी वजह से ही स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच की तरह वो स्ट्रक्चर बनता है। डायरेक्टली ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, बट ब्रांचिंग में जैसे लूजली बाउंड होते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या वो जो पर्टिकुलर चेन्स होते हैं, वो एक के नीचे एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं मिलते, आपको लूजली बाउंड मिलते हैं, वैसा ही यहाँ पे होगा। एंड हेंस उसकी डेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। हेंस द पॉलीमर इज सेड टू बी, यू कैन से, लो डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है, या लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ HDP। HDP जो है यहाँ पे दिया हुआ क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन नेचर में है, मेल्टिंग पॉइंट 144 to 150 डिग्री है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है। इट इज़ मच स्टीफर देन LDP, स्टीफ है वो, मतलब उतना फ्लेक्सिबिलिटी HDP में आपको नहीं दिखाई देगा। एंड हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ऑब्वियस सी बात है कि स्टिफनेस ज़्यादा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हार्डनेस भी क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा है।
It is more resistant to chemical than LDP. It is more resistant to chemical than LDP. LDP भी chemical resistant है बट उतना नहीं है, बट HDP काफ़ी ज़्यादा है. यूजेस में दिए हुए है कि HDP जो है कभी मतलब टॉयज़ वगैरह उसमें यूज़ होते ही है, वो तो पता है, बट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे हाउस होल्ड आर्टिकल है, बकेट्स है, डस्टबिन्स है, थोड़े से हेवी प्लास्टिक के हम यूज़ करते हैं, वो HDP है. बोटल्स है, पाइप्स है, ठीक है. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लेबोरेटरी वेयर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वेयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इज़ रिक्वायर्ड. लेबोरेटरी वेयर्स जो होते हैं मतलब काफ़ी सारे लेबोरेटरी में यूज़ किए जाने वाले छोटे लाइक अप्लायंस बोल सकते हो आप, तो वो करने के लिए, वो वहाँ पे तैयार करने के लिए HDP यूज़ होता है. मतलब अगर प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा LDP और HDP के थोड़ा सा अपोजिट नेचर आपको दिखाई देगा. HDP जो है वो कैसा है, स्टिफ है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका हार्डनेस LDP से ज़्यादा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन वी हैव टू मार्क इट ओवर हियर N, ठीक है. पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये पॉलीमराइजेशन की कंडीशंस एंड टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर उतना भी कम नहीं है, मतलब यहाँ पे जितना दिया हुआ है ये लगभग बोल रही हूँ मैं 333 343 केल्विन टेम्परेचर है, बट प्रेशर जो अप्लाइड है उसमें काफ़ी सारा चेंज वहाँ पे दिखाई देगा. यहाँ पे 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. एंड विद द कैटलिस्ट, यहाँ पे एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ होगा विच इज़ कॉल्ड एज अ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट. ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी बार इस पर पूछा जाता है. ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो वहाँ पे कैसे बनता है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्राई इथाइल एंड एल्यूमिनियम एंड हम एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट दिया है उन्होंने वहाँ पे कि टिटानियम टेट्राक्लोराइड, मतलब टिटानियम टेट्राक्लोराइड तो ठीक है, बट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है. ट्राई इथाइल मतलब C2H5 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या Al यहाँ भी हो सकता है. टिटानियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, इससे क्या बनता है आपका ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट ZNC. ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट किससे बनता है, और ये ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की वजह से होता क्या है, यहाँ पे जो ये एब्स्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है ना, बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, ये एब्स्ट्रैक्शन यहाँ नहीं होता, और यहाँ पे जो पॉलीथीन के चेन्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ये एक चेन बनी, दूसरी एक बनी, तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमर. ये एडिशन पॉलीमर ही तो है. ये ब्रांच में कन्वर्ट क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हुआ है, इसलिए वो चेन्स एक के नीचे एक नहीं दिखाई देते. वो चेन्स आपको थोड़े डिस्टेंस पे आपको दिखाई देंगे. सो इट इज़ लाइक अ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की वजह से हम बोल सकते हैं, और जो प्रेशर कम किया है यहाँ पे उसकी वजह से बोल सकते हैं कि HDP का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन वाइडली यूज्ड पॉलीमर है, तो ये पॉलीमर के बारे में ध्यान में रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा. ये पॉलीमर जो है, ये पॉलीमर ऐसा है कि जैसे रबर हम यूज़ करते हैं ना, रबर का भी काफ़ी वाइड एप्लीकेशन वहाँ पे होता है. उस तरीके का ही एप्लीकेशंस इसके हैं. तो पॉलीथीन के जो टाइप्स है उसके बारे में, वो टाइप्स कैसे बनते हैं उसके बारे में, उसके बाद वो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में, एंड यूजेस क्या है, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए. मतलब जिन पर्टिकुलर जगह पे स्टिफनेस चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, बट पॉलीथीन का ही पार्ट यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, HDP का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, ना ही LDP यूज़ होता है. वहाँ पे HDP वहाँ पे किया जाएगा. जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टिफनेस कम चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ द LDP, ठीक है. नेक्स्ट पॉलीमर we'll talk about which is टेफ्लॉन. टेफ्लॉन के बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले. अगेन हम एक और पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं. सीधा एडिशन पॉलीमर जो है उसके बारे में फिर से बात करेंगे.
एक टेफ्लॉन है, दूसरा पैन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। पहले इसकी बात करते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन जैसे आपको पता है कि टेफ्लॉन कोटिंग वाले जो कुकवेयर्स है वो वहाँ पे मिलते हैं, मतलब किचन कुकवेयर जो होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर बेसिकली। ऑयल सील्स हैं, ठीक है। उसके बाद गास्केट्स जो होते हैं वो गास्केट्स में भी वहाँ पे टेफ्लॉन का यूज़ होता है। ये जो टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन मटेरियल है काफ़ी वहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि केमिकल रेजिस्टेंट काफ़ी है, कोरोसिव है। ऐसा क्यों, वो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जब वो बनता है तो कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ये जो मटेरियल है टेफ्लॉन वाला, ये मटेरियल इट इज़ अनअफेक्टेड बाय अल्कलीज एसिड्स यू कैन से। सो केमिकली थोड़ा सा ये मटेरियल ऐसा है कि वो अनअफेक्टेड रहता है। वो मटेरियल ऐसा है कि वहाँ पे कोरोसिव नेचर उसका ज़्यादा नहीं है। सो जस्ट टेफ्लॉन के बारे में हम लोग अब अच्छे से जानकारी लेंगे। टेफ्लॉन मटेरियल ये जो है एक्चुअल में टेफ्लॉन ये कॉमन सा नाम है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे कॉमनली हम किसी चीज़ को कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, तो वो ये टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन का एक्चुअल में नाम क्या है, केमिकली उसका नाम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब ये पॉली निकाल दो, ये जो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है ये इसका क्या होगा, मोनोमर होगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जब आता है तो वो क्या बन गया, वहाँ पे पॉलीमर बन गया। कॉमन सेंस यहाँ पे हमें लगाना है। मोनोमर लिखा है मैंने यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड CF2। क्या कहा जाता है इसे, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इथाइलिन में क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हाइड्रोजन हटा दो, वहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, क्या होगा वहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 जब वहाँ पे आ गया है तो वो पॉली नहीं होगा, वो टेट्राफ्लोरो होगा ना, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। सो ये टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है। दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज़ इन अ गैसियस फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो गैस होता है। तो N यूनिट्स हमने लिए हैं वहाँ पे। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी हम वहाँ पे इनिशिएटर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का एक काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे भी इनिशिएटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, काफ़ी इनिशिएटर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, बट जनरली यहाँ पे जो अमोनियम पर सल्फेट है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उनको यूज़ किया जाता है टू इनिशिएट द पर्टिकुलर रिएक्शन। अब इनिशिएशन क्या है ये फिर से मैं नहीं बताऊंगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हो रहा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को इनिशिएट करने का काम किसी ना किसी सब्सटेंस को करना पड़ता है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ चेन इनिशिएशन बेसिकली। तो इनिशिएशन ये होता है पेरोक्साइड की वजह से। पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन के बाद CF2 ऐसे यूनिट्स काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे N लिख दो। ये N और ये N काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। N यहाँ पे नहीं रहेगा तो इट इज़ you can say it cannot be considered as a process of polymerization. Mind it very well. It cannot be considered as a process of polymerization and you will get 0 marks for the preparation process. ठीक है। सो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन विच वी कॉल इट एज अ टेफ्लॉन इन अ कॉमन वे। सो वो टेफ्लॉन वहाँ पे जनरेट होता है। टेफ्लॉन जो है वो क्या है, वहाँ पे टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ भी है, केमिकली इनर्ट है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। केमिकली इनर्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट CF बॉन्ड बिटवीन टेफ्लॉन इज़ वेरी वेरी difficult task you can say, and hence it is said to be a chemically inert material। और हम बोल सकते हैं कि हीट रेजिस्टेंट है, काफ़ी हीट रेजिस्टेंट है वहाँ पे। अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट, काफ़ी ऐसे कोरोसिव रिएजेंट्स है, उनके अटैक से भी वो वहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंट है। सिंपल से लॉजिक्स लगाओ, जब हम लोग घर में वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये मटेरियल, सो वी नो वेरी वेल अबाउट दिस मटेरियल। ये टेफ्लॉन कोटिंग का जो मटेरियल यहाँ पे होता है, तो टेफ्लॉन कोटिंग का मटेरियल क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे किचन कुकवेयर्स होते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, जहाँ पे नॉन स्टिक
ऑयल भी बहुत कम लगता है, नॉन स्टिकी मटेरियल वहाँ पे वो होता है, वो मटेरियल वहाँ पे होता है टेफ्लॉन मटेरियल। सो ये टेफ्लॉन मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ कि किचन कुकवेयर में नॉन स्टिक मटेरियल, नॉन स्टिक कुकवेयर्स तैयार करने के लिए, ऑयल सीलिंग्स है वो करने के लिए, जो भी आपके गास्केट्स होते हैं वो गास्केट कुकर के जो होते हैं वो वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट मटेरियल जो हम देखने जा रहे हैं विच इज़ अ पैन। पैन मतलब क्या है वहाँ पे? पैन मतलब घर में यूज़ होता है वो पैन नहीं, पैन मतलब PAN, कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल N, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये लिखने का एक तरीका है, दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक बट इट इज़ द way to write the polyacrylonitrile material. Polyacrylonitrile is prepared by using again one of the monomer। अब यहाँ पे आप देखो ये एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, हम ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। पॉलीमराइजेशन होगा, अगेन पेरोक्साइड यूज़ करने हैं टू इनिशिएट द पर्टिकुलर प्रोसेस, इट इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये पैन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है। सो दिस इज़ द पैन बेसिकली। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल मतलब ये पैन है, इससे हम क्या यूज़ कर मतलब क्या कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, मोनोमर कौन है इसका? एक्रिलोनाइट्राइल, ये इसका क्या है वहाँ पे? मोनोमर है। सो दिस इज़ द बेसिकली इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ये जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है पैन, मैं अब से पैन ही बोलूँगी, पैन ये जो मटेरियल है इट रिजेंबल्स क्वाइटली विथ अ वुल, वुल से बहुत रिजेंबल करता है। हेंस हम बोल सकते हैं कि वुलन क्लोथ्स है या वुलन कुछ ब्लैंकेट्स है वो बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ऑर्लॉन मटेरियल जो होते हैं वही ये है कि ऑर्लॉन है या एक्रिलान मटेरियल हम बोलते हैं ना, तो वो इसी से पर्टिकुलर वहाँ पे बनाया जाता है, या आप यही है ये भी बोलोगे तो भी चलेगा। सो इट रिजेंबल्स क्वाइटली विद अ वुल। इतना यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ब्लैंकेट्स, शॉल्स है, स्वेट शर्ट्स बनते हैं वहाँ पे, स्वेटर्स बनते हैं, तो वो ऑर्लॉन से वहाँ पे बनाए जाते हैं। सो ये थे यहाँ पे आपके एडिशन पॉलीमर्स, काफ़ी सारे देखे हैं आप लोगों ने, ध्यान रखना है। बस नेचुरल पॉलीमर जो है वो इसमें मत डालो, पॉलीथीन से लेके आगे तक आओ एडिशन में। पॉलीथीन है, उसके बाद आपने देखा ये टेफ्लॉन, उसके बाद देखा पैन, उसके सबसे पहले देखा था नेचुरल रबर, ठीक है। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं दोज आर पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स क्या है हम लोग वो देखते हैं। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स क्या है एग्जैक्टली? मतलब कॉमनली इसे नाइलॉन्स कहा जाता है, कॉमनली नाइलॉन कहा जाएगा। सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड है, मे बी वो कंडेंसेशन से बन सकता है, ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन से बन सकता है, मतलब एक ही यूनिट है वही यूनिट हम बार बार ले रहे हैं तो सेल्फ कंडेंसेशन से बनेगा। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन जो है वो भी इसका ही वहाँ पे एग्जाम्पल होगा पॉलीअमाइड पॉलीमर्स का। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स में आपको CONH ये जो ग्रुप है बेसिकली CONH ये ग्रुप है, इट एक्ट्स एज अ इंटरलिंकेज यूनिट। दो यूनिट्स को बिल्कुल भी इंटरलिंक करने का काम CONH ये यूनिट करेगा। अमाइड यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यही तो दिखाई पड़ता है, CONH2 दिखाई पड़ता है, बट वहाँ पे CONH ये इंटरलिंकिंग यूनिट की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा। सबसे पहला पॉलीअमाइड पॉलीमर हम जो देखने जा रहे हैं वह है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 हमें देखना है। नाइलॉन 66 हमने देखा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल, स्टेप ग्रोथ भी कहा जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे नाइलॉन 66 क्यों कहा है, ये यहाँ पे एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड मोनोमर में बता रही हूँ, और ये मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये दो मोनोमर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं।
एडिपिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जहाँ पे 6 कार्बन है, 1 और ये 4 5 और 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी देखो CH2 6 कार्बन कितने हैं, 6 है। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉलीमर का नाम दिया हुआ है नाइलॉन 6 करके। थोड़ा सा लिंक लगा लो। एडिपिक एसिड मतलब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है इंक्लूडिंग 2 COOH ग्रुप्स, ठीक है। और यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन मतलब क्या है, ये CH2 मतलब मिथाइलिन ग्रुप होता है, तो हेक्सा मतलब कितने हैं, 6 मिथाइलिन ग्रुप है अलॉन्ग विथ डाई अमाइन, 2 NH2 ग्रुप्स वहाँ पे रहेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले डायरेक्टली ये पॉलीमर नहीं बनेगा, ठीक है, डायरेक्टली पॉलीमर नहीं बनता। सबसे पहले नाइलॉन का सॉल्ट तैयार होता है। ये जो सॉल्ट है ना, ये सेकेंड स्टेप में जो दिया हुआ है, ये इसे कहा जाता है नाइलॉन सॉल्ट करके। नाइलॉन सॉल्ट यहाँ पे तैयार होता है। नाइलॉन सॉल्ट तैयार होने के बाद उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। टेम्परेचर लगभग 553 केल्विन तक हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल नाइलॉन सॉल्ट से निकल जाता है एंड देन यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइलॉन 6 एज अ पॉलीमर, ठीक है। सो यहाँ पे N लिखना मत भूलना। अब यहाँ पे देखो COOH ये भी बायफंक्शनल ग्रुप है और ये भी NH2 बायफंक्शनल यहाँ पे ग्रुप मतलब मॉलिक्यूल है। क्या होगा, ये जो N है इसके ऊपर लोन पेयर है, वो यहाँ का हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, दूसरा जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चला जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे सिर्फ COO माइनस बचा, COO माइनस CH2 COO माइनस। अब ये हाइड्रोजन लिया है ना, एक ने ये लिया, दूसरे ने दूसरा हाइड्रोजन लिया, तो NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस CH2 6 और फिर से NH3 कैसे मिलेगा आपको, N टाइम्स मिलेगा। अब ये तैयार हुआ नाइलॉन सॉल्ट। अब नाइलॉन सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको पता भी लगना चाहिए थोड़ा सा देखते वक्त ही। पॉजिटिव नेगेटिव है वहाँ पे, और यहाँ पे ये सॉल्ट की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। एडिपिक एसिड लिया हुआ है, हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन है, मतलब एक एसिड है और एक बेस है, उससे ये बन रहा है आपका सॉल्ट, ठीक है। तो इस सॉल्ट से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकालें। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन आपको लेने हैं और ये ऑक्सीजन, फिर से ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो देखो वो निकाल के देखो क्या बनता है। ऑक्सीजन तो गया, CO CH2 4 टाइम्स, CO ये ऑक्सीजन तो निकल गया H2O के फॉर्मेशन में, NH यहाँ पे NH होगा, CH2 6 टाइम्स और NH, ठीक है। यहाँ पे NH3 में से 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। सो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कितने निकलते हैं, N टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे निकलेंगे। सो ये लास्ट में जो बन रहा है, इट इज़ सेड टू बी नाइलॉन 6 ये नाइलॉन 6 एज अ पॉलीमर वहाँ पे तैयार हुआ। नाइलॉन 6 ये पॉलीमर तैयार हुआ है। बेसिकली ये जो पॉलीमर है ना, इट इज़ लाइक अ हाई वेट पॉलीमर, हाई मॉलिक्यूलर मास है, 12,000 to 50,000 इतना उसका मास है। लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इसकी ये है कि इट डज़ नॉट सोक इन टू द वाटर, वाटर में वो सोक नहीं होता है। उसके वहाँ पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सो शीट्स है, ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के, उसमें यूज़ होता है। उसके बाद सर्जिकल थ्रेड्स जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक्स जो होते हैं उसमें भी नाइलॉन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। नाइलॉन 6 की बात हो रही है, नाइलॉन 6 का वहाँ पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि डू यू नो करके एक वहाँ पे दिया है कि लैक्टम क्या होता है। व्हेन एन अमीनो ग्रुप and carboxyl group present in the same molecule react intramolecularly, the resulting amide is cyclic and it is called a lactam. अब ये तो पता आना चाहिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप और ये जो अमाइन ग्रुप है,
ठीक है। ये अगर अमाइनो ग्रुप है, ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और इंट्रामोलिकुलरली रिएक्ट कर रहे हैं, और जो पॉलीमर बन रहा है वो अगर रिंग फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में रहेगा तो उसे लैक्टम कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? लैक्टम कहा जाएगा। साइक्लिक ईस्टर फॉर्म बाय इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड लैक्टोन। जो ईस्टर बनता है, अब COOH है और NH2 है, तो वहाँ पे ईस्टर जो बनेगा उसे लैक्टोन करके वहाँ पे कहा जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉलीमर हम देखने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल पॉलीमर, नायलॉन 6 की हम बात करेंगे। यहाँ पे ये कौन सा था? ये था नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलीअमाइड पॉलीमर यू कैन से। अब हम बात करने जा रहे हैं नायलॉन 6 की। लेट अस सी हाउ नायलॉन 6 कैन बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे पॉलीअमाइड पॉलीमर्स में बी पॉलीमर हम लोग देख रहे हैं नायलॉन 6 करके। अब इसे नायलॉन 6 क्यों कहा होगा? प्रीवियस जो था उसे तो नायलॉन 6 कहा गया था। नायलॉन 6 इसलिए कहा है कि जो मोनोमर हमने लिया है, जिसे इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम कहा जाता है, अभी मैंने कहा ये लैक्टम कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप अगर वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग करते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करते हैं, तो जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसे वहाँ पे, या जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसे लैक्टम के नाम से जाना जाता है। ये लैक्टम ही है, कैप्रोलैक्टम, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन 6 कहा है कि कार्बन के जितने नंबर है उसके बेसिस पे आपको याद रखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 5 मिथाइलिन ग्रुप से और एक C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है। सो ये N यूनिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं। ये जब हम ट्रीट करते हैं इसको वाटर के साथ, हीट कर रहे हैं वाटर के साथ, सो ये रिंग जो है ये ब्रेक होके ओपन हो जाती है। NH एज इट इज़ है, CH2 5 टाइम्स, CH2 5 टाइम्स और CO एंड हियर N, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट इज़ नथिंग बट नायलॉन 6। ये यहाँ पे नायलॉन 6 है। ये हमने कहाँ देखा है? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में हमने ये चीज़ देखी थी, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है? ये साइक्लिक एक रिंग आपने ली है और जब आप पॉलीमर बना रहे हो उसका N यूनिट से लेके, तो वो जो रिंग है वो ओपन अप हो जाती है। सो इट इज़ सेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन एज वेल एंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड पॉलीमर एज वेल। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने देखा है। अब नायलॉन 6 जो होता है, इट हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, लस्टर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब शाइनी अपीयरेंस उसका होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यहाँ पे टायर कॉर्ड्स दिए हैं, फैब्रिक्स है, रोप्स है, यहाँ पे नायलॉन 6 का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया है? आज के लेक्चर में हमने पॉलीअमाइड पॉलीमर्स भी वहाँ पे कंप्लीट किए। होल एंड सोल यहाँ पे काफ़ी छोटा सा बाकी टॉपिक जो है वो हमारा बाकी है। यहाँ पे बहुत ही छोटा टॉपिक जो है वो बाकी है, बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो उन्होंने क्या किए हैं, नॉन एवेल्यूएटिव सिलेबस में डाल दिए हैं। सो उनको पढ़ने की या देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो वहाँ पे वो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ लेना, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि उसमें अगर आप लग जाओ ना, ये यहाँ पे मतलब बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो बाकी का जो है वही भूल जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे जो नॉन एवेल्यूएटिव में है वो नॉन एवेल्यूएटिव में ही रहेगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं पॉलिस्टर्स जो है उनका वहाँ पे ये मतलब पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, पॉलिस्टर कैसे बनते हैं, टेरिलीन कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर जो है, जिसमें बैकेलाइट मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, उसको कट किया है उन्होंने, ठीक है। बैकेलाइट कट है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है वो भी वहाँ पे कट किया हुआ है। बस आगे फिर 333 पेज पे बुना एस रबर है, नियोप्रीन है, विस्कस रेयॉन का पूरा पार्ट उन्होंने कट कर दिया है।
विस्कस रेयॉन पूरा कट है, अलॉन्ग विथ फिगर 15.7 पूरा कट है। देन उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर, ये भी टॉपिक उन्होंने क्या किया है, कट किया है। सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इफ़ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप वहाँ पे मतलब आने ही नहीं वाले, बट अगर आ गए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ पे मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती होती है इसलिए, बट वो नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का पार्ट है 335 पेज पे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ये पॉलीमर का टॉपिक कवर करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और जितने भी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस में है, उसके बेसिस पे जो भी यहाँ पे यू कैन से रिएक्शंस आ रहे हैं या जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन को भी आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज वो हमने नहीं पढ़ा है, नॉन इवैल्यूएटिव में है, तो उन क्वेश्चन की आंसर्स आप वहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, सो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि 2 यहाँ पे लगेंगे लेक्चर्स, या एक भी इसमें कंप्लीट हो सकता है। सो पॉलीमर केमिस्ट्री वहाँ पे कंप्लीट होगा, एंड देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन केमिस्ट्री। पता नहीं है अभी क्या करने वाले हैं सर, कि इनऑर्गेनिक के लेसन्स डालेंगे या मेरे लेसन्स आगे होंगे। सो ठीक है, जो भी व्हाटएवर जो भी होगा वो देखा जाएगा। ग्रीन केमिस्ट्री भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि डिलीट किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो वो टॉपिक हमें वहाँ पे नहीं देखने, मैं बताती जाऊँगी आपको, मतलब जैसे ही हमारा जो भी लेक्चर है वो आगे बढ़ेगा वैसे। पॉलीमर केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री का चैप्टर भी 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। वेटेज काफ़ी अच्छा है उसका, और मार्क्स भी अच्छे से मिल सकते हैं। सो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। पॉलीमर कौन सा बन रहा है, मोनोमर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो पॉलीमर बन रहा है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। जितने क्लासिफिकेशन देखे ना, उसमें वो एडिशन है, कंडेंसेशन है, क्या है, मतलब कौन से कैटेगरी से वो पॉलीमर बिलोंग करता है, वो देखने की ज़रूरत है। मतलब जो आपने सीखा है वो नॉलेज भी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और आपकी भी अलग से वहाँ पे रिविजन हो जाएगी। सो इन दिस वे वी विल बी फिनिशिंग विद द दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द पॉलिस्टर के फॉर्मेशन जो है वो हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू।